आरबीआई का क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच के लिए डायरेक्टली हमने बोला था कि ये इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड कैसा, जिसमें आरबीआई खुद इन्वॉल्व नहीं होता रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने कम करने के लिए। जो आरबीआई और बैंक के बीच में मनी सप्लाई फॉर्मेशन जो रहती है, उसमें आने वाले वेरियस टर्म्स जो हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करके डिक्रीज करके जो आरबीआई सप्लाई का डायरेक्टली इम्पैक्ट पहुंचाता है हम लोगों के पैसे आने में, जिसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से ले रहे हैं लोन, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पर बढ़ जाता है कहीं पर घट जाता है, तो वो इनडायरेक्टली आरबीआई के और बैंक के एक्सचेंज ऑफ मनी के बीच में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होने पर जो इम्पैक्ट आते हैं, इसे हम क्वांटिटेटिव मेथड के नाम से जानते हैं। अब इस क्वांटिटेटिव मेथड में काफी सारी वेराइटीज ऑफ टर्म्स पढ़ेंगे हम, जिसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी टर्म पढ़ने वाले हैं। CRR, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट आता है SLR, जिसे नेक्स्ट उसके बाद RR पढ़ेंगे, रिजर्व रेपो रेट। फिर पढ़ेंगे RRR मतलब रिवर्स रेपो रेट। फिर पढ़ेंगे BR मतलब बैंक रेट। फिर इसके बारे में 2-3 और आ जाएंगे, ये सभी को देख लेते हैं कि ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से बैंक और आरबीआई के बीच में ये सभी मेथड से हम लोगों तक आने वाले पैसे पे क्या इम्पैक्ट पहुंचता है। ठीक है, तो पहले आपने हेडिंग बनाई थी क्वांटिटेटिव अप्रोच, और इसके बारे में मैंने क्या आपको एक आध डेफिनेशन लिखवाई? नहीं ना, डेफिनेशन नहीं लिखवाई, डायरेक्ट हेडिंग लिखवा दी थी। तो इसमें हेडिंग में लिख लेना, when money supply flow is indirectly impacted by the Reserve Bank through following instruments, which are सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे कैश रिजर्व रेशियो। सुना सा लग रहा है थोड़ा सा, मनी सप्लाई में हमने पढ़ा था, दोबारा से बता देती हूँ। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो जो मनी बैंकिंग आरबीआई में एज अ सिक्योरिटी फॉर्मेशन में जमा करके रखती है। जैसे मैं एज ए बैंक, मैंने एक बैंक खोल लिया, मान लेते हैं कि इंडिया बैंक नाम से मैंने अपना एक बैंक खोला। अब बैंक खोलने के लिए सबसे पहले मुझे आरबीआई में जाना पड़ेगा, उससे लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो लाइसेंसिंग एक्ट के थ्रू मुझे परमिट मिल जाएगा बैंक खोलने के लिए। और फिर जब उसके बाद में बैंक खोलूंगी, तो बैंक खोलने के लिए भी मेरे पास एक एसेट होना चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम 100 करोड़ रुपीस मेरे पास होने चाहिए उस बैंक को खोलने के लिए। तो जब मेरे पास 100 करोड़ रुपीस आ जाएंगे तो एक बैंक फॉर्मेशन में ओपन कर लूंगी। अब उस बैंक में मैं क्या कराऊंगी? 2 चीजें ओपन करा लूंगी। एक तो मैं टाइम डिपॉजिट फॉर्मेशन आ जाता है, जिसमें डायरेक्टली कभी भी कोई भी किसी भी समय पर पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे आप सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं, आप लोग अपना पैसा जमा करते हैं, हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं और कभी भी किसी टाइम पर विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही सेविंग अकाउंट्स के साथ करंट अकाउंट्स होते हैं, वो भी कभी भी विड्रॉ करे जा सकते हैं। तो इसे हम बोल देते हैं कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी फिक्स अमाउंट में डिपॉजिट नहीं रहता। दूसरा टाइप का डिपॉजिट रहता है टेन्योर डिपॉजिट, जिसमें हम एक टाइमली फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा जमा करते हैं, जिसमें एफडी आ जाता है, आरडीज आ जाती हैं। तो जब ये पैसा मैंने एक बैंक में, एक इंडियन बैंक में मैंने अपना बैंक खोला और इस बैंक में आके पैसा जमा कर दिया, इस बैंक को अपने 15 दिन का टोटल लिक्विडिटी जो जमा हुई थी आफ्टर माइनसिंग द सेविंग एंड
डिपॉजिट फॉर्मेशन एंड विड्रॉल फॉर्मेशन। मान लेते हैं कि 200 करोड़ जमा हुए थे और 100 करोड़ निकाल लिए, तो इसके पास 15 दिन में 100 करोड़ ही पूरा इसका लाइबिलिटी बनी थी। मतलब लाइबिलिटी का मतलब होता है किसी के लिए फेवर में या किसी के लिए आपकी जिम्मेदारी। तो बैंक हमारे लिए जिम्मेदारी तो करता है, हम अपना पैसा जमा करते हैं बैंक पे, तो हमारे लिए बैंक की जिम्मेदारी हो जाएगी कि पैसा सूद समेत वापस पहुंचाना है इंटरेस्ट लगाकर। तो जो लाइबिलिटी मैंने जमा करी थी या मेरे बैंक में जमा हुई थी 15 दिन के अंदर अंदर, उसका कुछ सर्टेन % ऑफ मनी मुझे आरबीआई को देना पड़ेगा। और ये मनी आरबीआई को देने के बाद आरबीआई मुझे किसी तरीके का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के नहीं देगी, कोई पैसा मुझे वापस नहीं आने वाला है। कह सकते हैं ये हफ्ता वसूली, सीधी सीधी नॉर्मल लैंग्वेज में बोल दूं तो मैं आरबीआई हफ्ता वसूली करती है बैंकों से कि आप बैंक खोल रहे हैं, मैंने आपको परमिशन दे दी। बैंक का मतलब होता है कि एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, आपने प्रॉफिट खोलने करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, तो अब मेरे यहाँ पे बैंक खोल के बैठे हो तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। आप मेरे यहाँ काम कर रहे हैं तो कुछ कमीशन तो मैं भी लूंगा। तो उस कमीशन फॉर्मेशन में आरबीआई कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो डिपॉजिट हुआ किसी बैंक में, उस बैंक का आफ्टर माइनसिंग द विड्रॉइंग टोटल लिक्विडिटी जो जमा हुई 15 दिन में, उसका कुछ % हर बैंक से आरबीआई लेती है और लेकर अपने साथ चली जाती है। और वो कुछ % ऑफ जो जा रहा है इसी को ही हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। अब ये कैश रिजर्व रेशियो ये चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो बैठने से पहले इन सभी के % को चेक कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया मॉनेटरी पॉलिसी साल में 4 बार मिनिमम बैठती है और इससे ज्यादा भी बैठ सकती है। तो जब भी ये लोग बैठ के मीटिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, इन सभी के % में चेंज आता है। अभी एट प्रेजेंट में जो CRR है वो 3% का है। एक साल पहले ये 4% था, अब ये 3% है। आने वाले जो नेक्स्ट मंथ आएगा इसमें ये चेंज हो जाएगा, तो आपको इसमें चेक करना पड़ेगा कि कितना % का इंक्रीज हुआ है, कितना % का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो जब बैंकिंग फॉर्मेशन में आरबीआई कुछ सर्टेन ऑफ % किसी बैंक से उसके टोटल लाइबिलिटी के 15 दिन का जो अपने पास लेके चली जाती है, उसी को ही हम कैश रिजर्व रेशियो में बात बोलते हैं। इसका कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकिंग को नहीं मिलने वाला है, ना ये पैसा आरबीआई बैंक को वापस देगी। वो एक कमाई के रूप में आरबीआई लेके चली जाती है और इसी को ही फिर हम काउंट करके अपने कंट्री का मनी सप्लाई निकाल लेते हैं कि आरबीआई को कितना पैसा छापना है। तो यहाँ पे इसी को ही हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। समझ में आया CRR क्या होता है? अब देख लेते हैं इसका हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आता है। मान लेते हैं कि आरबीआई ने क्या काम करा कि नहीं भैया मनी सप्लाई इस मार्केट में अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, पैसा मुझे ऐसा लग रहा है पैसा बहुत ज्यादा छप गया। मैं एज आरबीआई यूनिट मान लेती हूँ अपने आप को कि पैसा बहुत ज्यादा छप गया है, बैंक को लग रहा है कि हर इंसान के हाथ जेब में पैसा है और बैंक बहुत ज्यादा लोन देना शुरू कर दिया। तो आरबीआई क्या करेगी? 4% या 5% इस 3 को कन्वर्ट कर देगी ज्यादा। अब ये इतना बड़ा चेंज है, ये परसेंटेज में आपको सिर्फ 1% का चेंज लग रहा है, वरना मैं आपको बताऊं अगर 0.5% का CRR में इंक्रीज होता है तो पूरे बैंकों को एक साथ मिला के बोलूं तो 750 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चले जाते हैं आरबीआई के पास। 750 करोड़ एक्स्ट्रा जा रहे हैं सिर्फ 0.5% बढ़ने पर। 15 दिन का रेशियो बताया मैंने आपको ये, ठीक है। तो ये पूरा 1 या 2% इंक्रीज होगा तो पता नहीं कितना पैसा चला जाएगा। तो जब आरबीआई देखती है कि मनी सप्लाई इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो आरबीआई क्या करेगी? CRR को बढ़ा देगी। CRR बढ़ाएगी तो बैंक क्या करेंगे? अब बैंक को जो अब ये मान लेते हैं 1000 रुपए में से अभी तक 300 रुपए देने पड़ रहे थे, 5% पे मान लेते हैं तो अब 500 रुपए देने पड़ जाएंगे, 50 रुपए देने पड़ जाएंगे। ठीक है, अब 50 रुपए देने पड़ रहे हैं तो इसके पास 950 रुपए ही बचे। अब 950 में क्या कमाएगा? 50 रुपए तो इसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे ना, क्योंकि मैंने तो 1000 रुपए जमा करे थे, मैं तो 1000 रुपए लूंगी, प्लस जो मैंने इसमें जमा करने का जो ब्याज लिया था वो भी मुझे लेना पड़ेगा। तो ये बैंक क्या करेंगे? अब ये बैंक जो लोन उठाएगी, मतलब लोगों को जो लोन देगी, इस लोन का रेट ऑफ % को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देगी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा बैंक में लोन में, तो क्या आप जाके लोन लेंगे? नहीं लेंगे। तो मुझे पता है भैया 1 महीने पहले तो 8.5% लोन चल रहा था, अब एकदम से 10% हो गया, तो क्या मैं लोन लेना पसंद करूंगी? नहीं। अब मार्केट में लोन सप्लाई नहीं होगा तो फिर क्या होगा? लोगों के पास
मनी सप्लाई नहीं होगा। मनी सप्लाई नहीं होगा तो मार्केट में जो कमोडिटीज महंगी हो रही थी, सॉरी जो कमोडिटीज बिक रही थी, उन कमोडिटीज के प्राइस अब इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा, हाँ प्राइस इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, या फिर जब पैसा नहीं बचेगा तो लोग सामान ही नहीं खरीदेंगे। सामान नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, डिफ्लेशन वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं सीआरआर ने इनडायरेक्टली इम्पैक्ट लगा दिया मार्केट में फ्लो में पैसा होने का। इसी को ही हम सीआरआर बोलते हैं। आप तो नहीं भूलोगे कभी भी सीआरआर क्या होता है। सीधे शब्दों में बोले तो हफ्ता वसूली होती है, आरबीआई बैंक से लेती है हर 15 दिन में उनके जमा करे हुए पैसे का परसेंटेज। परसेंटेज कितना है वो आपको करंट टू करंट अपडेट होना पड़ेगा। एट प्रेजेंट में 3% है, अगले दूसरे महीने बाद पता नहीं कितना होगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। पॉइंटों में हेरफेर रहती है, अब तो ये 3-4% ही रह जाता है, वरना 1980s की बात करें तो ये 15-15, 16-16% हुआ करता था। लिख लेते हैं ये जो सीआरआर है ना, ये सबका एक जैसा रहता है। एसबीआई भी इतना देगा 3%, एचडीएफसी भी इतना देगा, और आईसीआईसी बैंक भी देगा। फिर ये जो आरबीआई है वो डिसाइड कैसे करेगा कौन से बैंक को कितना लोन देना? अच्छा, कौन से बैंक को कितना लोन देना है, वो उस बैंक की एसेट्स को देख के देखते हैं कि अगर बैंक के पास एसेट ज्यादा है तो मतलब उसके पास पैसा भरने के लिए है उतना, तो फिर बैंक उसे उतना ज्यादा लोन दे देती है। जिसके पास एसेट ही नहीं है, जो कंगाल है, कंगले को क्या पैसा दोगे, वापस मिलेगा? इसमें आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं रहने वाली है पैसे आने की। तो जो बैंक भी जो पैसे देती है वो आपकी एसेट देख के देती है कि ये पर्सन क्या ये पैसे चुका पाने लायक है या नहीं है, तो उस चीज को देख के फिर यहाँ पे लोन यहाँ पे प्रोवाइड करा जाता है। आरबीआई भी बैंक को वही देख के लोन प्रोवाइड करती है, और बैंक भी हम लोगों को यही देख के लोन प्रोवाइड करती है। वो एसेट्स टाइम टू टाइम चेंज भी होता है? हाँ, चेंज होता रहता है, क्योंकि जो एसेट है, जो मैंने बैंक है, हम लोग तो अपना एसेट जो है पैसों के रूप में जमा कर लेते हैं, ये गोल्ड के रूप में जमा कर लेते हैं। अब ये जो बैंकिंग है, ये जो बैंक्स है, ये अपना पैसा, ये अपना जो एसेट है, ये नेशनल सिक्योरिटी के रूप में जमा करके रखते हैं। मतलब मैंने वही वाली बात दोबारा आ जाती है, घड़े में 500 रुपए रखोगे तो 500 रुपए दे देगा? नहीं देगा। पैसों को बढ़ाने के लिए उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो बैंक है अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट या तो गोल्ड के रूप में करती है या नेशनल सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज में मतलब वही जो मैंने आपको बॉन्ड बताए थे। गवर्नमेंट क्या करती है कि अलाओ भैया हमें पैसे दे दो उधारी, हम 10 साल बाद आपके पैसों का 10% ब्याज लगा के आपको इतने लाख रुपए दे देंगे। तो कहीं ना कहीं वो पैसा बढ़ रहा है आपका। इसमें गोल्ड के प्राइस आप देख रहे हैं, आज 160 है, कल परसों पता नहीं 170 हो जाएगा, फिर 2 लाख पहुंचेगा। तो वो जो पैसा जो जमा कर रहे हैं वो मार्केट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता रहता है। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा है उस पैसों का वो फ्लक्चुएशन उस मार्केट की, शेयर मार्केट की सप्लाई के ऊपर डिपेंड रह जाता है इसमें। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। हेडिंग बनाना आप कैश रिजर्व रेशियो। एक एक समझाऊंगे, एक एक साथ साथ लिखते चलेंगे, ज्यादा नहीं लिखना, एक एक 2 लाइनें हैं इसमें। बस समझने वाली चीजें ज्यादा हैं कि ये जो चीजें हैं ये मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट लाती है अपना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट। तो इसमें लिखना कैश रिजर्व रेशियो में the average daily balance between that a bank is required to maintain with the Reserve Bank as a percent of its net demand, and time liabilities, net demand and time liabilities, ब्रैकेट में लिख लेना NDTL, शॉर्ट फॉर्म है इसकी, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। मतलब वही डिमांड मतलब जो सेविंग के रूप में हमने डिमांड पैसा जमा करा, और टाइम लाइबिलिटी मतलब जो हमने फिक्स टेन्योर के लिए पैसा जमा कर दिया, एफडी में जमा करा या फिर आरडी में जमा कर दिया। ठीक है, तो ये जो पैसा जो जमा करा गया था डिमांड फॉर्मेशन में और टाइम फॉर्मेशन में, आफ्टर माइनसिंग द विड्रॉल, उसका कुछ परसेंट जो बैंक को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, जमा भी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि देके भूल जाओ फिर तो इसमें कुछ आता नहीं है। तो ये जो पैसा होता है इसी को ही हम कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो इसमें लिख लेना NDTL शॉर्ट फॉर्म लिखा आपने, ब्रैकेट क्लोज, as on the last Friday of the second preceding fortnight, मतलब सीधी सीधी बात कहें, सीधे शब्दों में 15 दिन, क्योंकि इकोनॉमी है भैया, फैंसी लैंग्वेज तो यूज करेगा। फोर्टनाइट के लिए ब्रैकेट में लिख लेंगे 15 दिन, 15 डेज, शॉर्ट इजी लैंग्वेज में। इसका मतलब यही है, शुक्रवार से चलती है इनकी काउंटिंग, नेक्स्ट शुक्रवार की अगली रात तक ये काउंट करा जाता है, मतलब 15 दिन तक इसमें काउंट होते हैं। फोर्टनाइट ब्रैकेट में 15 डेज दैट अ रिजर्व बैंक में नोटिफाई, दैट द रिजर्व बैंक में notified from time to time in the official statement / गजट इशू करती है भारत सरकार या RBI, मॉनेटरी पॉलिसी का अपना सरकारी मैगजीन है गजट, GAZETTE। प्रेजेंट का डाटा लिख लेंगे आप इसमें, एट प्रेजेंट CRR इक्वल्स टू 3%, CRR इक्वल्स टू 3%। CRR समझ में आया अच्छे से, किस तरीके से मार्केट पे इसका इम्पैक्ट होता है। सेकेंड क्वांटिटेटिव मेथड आते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? मैंने आपसे पैसे उधार मांगे आप मुझे पैसा उधार दे देंगे? क्यों? ट्रस्ट बना हुआ किस वजह से? क्योंकि आप मेरा बैकग्राउंड जानते हैं, या भैया ये पैसे वाले हैं, ये पैसा दे देंगे। अगर मान लेते भाग भी जाएंगे तो इसकी चीज यहाँ जमा है, उसको बेच के हम पैसा निकाल देंगे। तो वही होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कोई बैंक जब एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है और काम करते टाइम जो उसके पास जो पैसा जमा करा हम लोगों ने, तो हम एक भरोसे के रूप में जमा करके आते हैं कि भैया हाँ सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, काफी नामी बैंक है। अगर 1% कोई एक किसी भी तरीके से बैंक खुद ही बैंकक्रप्ट हो जाए या फिर इसमें किसी तरीके से डाका डल जाए, तो RBI हमारे माए बाप लॉर्ड हैं या हमारे बैंकों के सभी हमें पैसा दे देंगे। अब RBI थोड़ी ना नोट छाप के हमें पैसा दे देगी, तो RBI कहीं ना कहीं से तो एसेट लाएगी। तो जो RBI बैंकों से मांगती है पैसा, उस बैंक की सिक्योरिटी के रूप में, कि अगर आपके बैंक बैंकरप्ट हो जाए या फिर आप किसी तरीके से लॉस में चले जाएं, तो जो मेरी जनता, मतलब हम सिटीजन्स ने जो अपना बैंक अकाउंट खोल के यहाँ पे पैसा जमा करके गए थे, उसका कुछ % हमें पैसा मिल जाएगा। क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि 5% तक पैसा मिल जाता है। मतलब आपने कितना भी पैसा जमा करा हो, आपको 5 लाख रुपए मिलने ही मिलने। अगर आप 5-10 करोड़ जमा कर दो, आपकी मंदबुद्धि होगी कितना पैसा बैंकों में रख रहे हो, कहीं जाके इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर 5 लाख तक का पैसा रखना है तो रख सकते हैं, अगर वो डूब जाएगा तो 5 लाख रुपए आपको RBI सूद समेत वापस कर देगी। तो RBI कहाँ से ला रही है? वो RBI लेती है बैंकों से SLR के रूप में, कि आपके पास जितना भी NDTL आया, मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लिक्विडिटी, जो आपके पास डिमांड डिपॉजिट के रूप में आया करंट और सेविंग अकाउंट में, जो आपके पास टाइम डिपॉजिट के रूप में आया FD और RDs के फॉर्मेशन में, उसका कुछ % ऑफ पैसा सिक्योरिटी के रूप में आपको मेरे पास जमा करना पड़ेगा। मेरे पास मतलब RBI के पास। तो जो पैसा सिक्योरिटी के रूप में जाता है RBI के पास, उसी को ही हम SLR कहते हैं। एट प्रेजेंट में SLR जो है हमारी इंडिया में 18% है, जिसपे जो पहला वाला हमने CRR देखा था
वो तो आरबीआई का खुद का पैसा रहता है, आरबीआई जाके उसे यूज कर लेती है और अपने पास अपने लिए किसी और बैंक को लोन प्रोवाइड कर लेती है, मतलब मनी सप्लाई में यूज कर लेती है। पर ये वाला जो पैसा होता है ये बैंक की सिक्योरिटी है। अगर भाग गया ये बैंक तो इसकी सिक्योरिटी का यूज करके जो जनता ने अपना पैसा इसमें सेविंग अकाउंट में या फिर टाइम अकाउंट में रूप में जो जमा करा था, इसी को निकाल के हम लोगों को दे देंगे उसके कैलकुलेशन करके। इसी को ही हम SLR के नाम से जानते हैं, जो एट प्रेजेंट में हमारे इंडिया में 18% है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 18 और 3 21, मतलब जितना भी पैसा बैंकों में जमा आ रहा है उसका 21% तो बैंक को भूलना ही पड़ता है। पर मोटा पैसा कमाती है क्योंकि हमसे 21% तो लोन पे ले लेती है। ठीक है, तो आते हैं दोबारा से अपने SLR पे ही। तो SLR जो है जितना पैसा NDTL के रूप में बैंक में 15 दिन पे, हर 15 दिन में ये अपडेट हो जाता है, हर 15 दिन में जितना भी हुआ है उसका 18% इसमें देना पड़ेगा। पर एक चीज ध्यान रखना है, इसमें 18% जो बोला है ये नहीं कि 15 दिन में 1000 करोड़ रुपए जमा होगे तो इसका फिर 18% दे दो, फिर बाद में 15 दिन में 1000 करोड़ रुपए जमा होगे फिर उसका 18% दे दो। ये टोटल का चलता रहता है, इसमें कुछ परसेंट ऐड ऑन और डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो इसी को ही हम बोल देते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो बैंकों से आरबीआई मांगती है उस बैंक की सिक्योरिटी के फॉर्मेशन में कि अगर आप भाग गए तो कुछ परसेंट पैसा मेरे पास रखो, अगर आप भाग जाओगे तो आपकी जो जनता, जो सिटीजन्स आपके अकाउंट में पैसे खोल के बैठी हुई थी, आपके बैंक में जो अकाउंट खोल के बैठी हुई थी उसकी सिक्योरिटी रहेगी, उन